हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है ये यूपी टेट 2020 जो हुआ था उससे उठाए गए हैं। तो इस वीडियो पे हम लगभग 15 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। लगभग 30 प्रश्न आते हैं, तो अगले जो 15 प्रश्न होंगे वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बताना है कि ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो पहली सूची में देखिए है एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, अनुकूलन। अभी हम बताना है कि जो सूची 2 में नाम दिए गए हैं ये किन से संबंधित है। तो जो एनिमल इंटेलिजेंस है ये एक किताब है थॉर्नडाइक की, तो ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। पुनर्बलन की अनुसूची संबंधित है स्किनर से। सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। जो अनुकूलन है ये अनुकूलन पियाजे से संबंधित है। पियाजे ने अनुकूलन के 2 स्तर बताए हैं, एक एकोमोडेशन और दूसरा एसिमिलेशन। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शंस हैं एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो देखिए जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। ऑप्शंस हैं 25वें, 86वें, 22वें, 52वें। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, इस संविधान संशोधन से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 ये, जिसके तहत प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शंस हैं अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स और सिप्सन। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। तो मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं जिनकी अलग अलग मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो इस तरह मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल ये कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को कहा है। अगला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, गोलमैन, जॉन मेयर और गार्डनर। तो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय ये गार्डनर के द्वारा दिया गया है। तो जो बहुविमात्मक प्रज्ञा है इसका प्रचलित नाम बहुबुद्धि का सिद्धांत है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि को बताया है। तो अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। ऑप्शंस हैं व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, बोलने में या खड़े होने में। तो ये ध्यान रखना है कि जो डिस्लेक्सिया है ये एक प्रकार की अक्षमता है। तो और डिस्लेक्सिया में पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई होती है। जैसे कोई बच्चा अगर सा लिखा है तो इसको वाज पढ़ेगा, अगर डी लिखा है तो इसको बी पढ़ेगा, या बी लिखा है तो उसको डी पढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो अक्षमता होती है पढ़ने और वर्तनी में, इसको डिस्लेक्सिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। देखिए गाइज, इसमें दिए गए हैं तो कई विकल्प ऐसे हैं जिसमें जो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है वो होती है, और हमें बताना है कि कौन सी नहीं है। तो ऑप्शंस हैं शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो शिक्षक की भूमिका है समावेशी कक्षा में वो ये नहीं है, लेकिन और भी विकल्पों को हम देख लेते हैं। बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, यह भी सही है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करने चाहिए, ये भी सही है। तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि पूछा था कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है, तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सर्वथा गलत है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
प्रेरित करना चाहिए। तो एक कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक छात्र एक्टिव नहीं रहेगा। और अगर छात्र प्रश्न ही नहीं पूछेगा या प्रश्न के लिए प्रेरित ही नहीं किया जाएगा तो जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है पूरी नहीं होगी। इसलिए हमें छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। तो गाइस यहाँ ध्यान रखिए, जो वृद्धि होती है वो हमेशा शारीरिक विकास से संबंधित होती है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक विकास और शारीरिक विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, शारीरिक विकास से। अब गाइस यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक। तो इसमें हम जो वृद्धि को मापते हैं लंबाई, चौड़ाई आदि में। और इस तरह जो और ऑप्शंस हैं, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक विकास, ये सब मात्रात्मक ना होकर के बल्कि गुणात्मक होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो गाइस देखिए, जो पुनर्वलन का सिद्धांत है यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम RS थ्योरी भी कहते हैं। और ये RS थ्योरी किसकी है? तो ये स्किनर की है। अब यहाँ पे और भी देख लीजिए, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसको हम SR थ्योरी कहते हैं, ये थॉर्नडाइक की है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो देखिए, जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और जो अंतःप्रज्ञ अवस्था है ये ब्रूनर से संबंधित नहीं है, ये बल्कि पियाजे से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, ये हैं। अब गाइस देखिए, जो शिक्षण होता है, शिक्षण के टोटल 3 स्तर हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। अब इसमें जो चिंतन स्तर है सबसे उच्च स्तर है, जो स्मृति स्तर है सबसे निम्नतम स्तर है। जो स्मृति स्तर है इसमें 5 पदों का वर्णन किया है, और जो बोध स्तर है इसमें भी 5 पदों का वर्णन किया गया है। जो चिंतन स्तर है इसमें 4 पदों का वर्णन किया गया है। अब जो स्मृति स्तर है इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 पदों का वर्णन किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। जो बोध स्तर है उसको मॉरिसन ने किया है, और जो चिंतन स्तर है उसको मॉरिस पी हंट ने किया है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो बोध स्तर के 5 पद हैं इनमें ऐसे बताना है आपको कि सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। तो शिक्षण का जो बोध स्तर है उसमें 5 पद हैं। 5 पद में सबसे पहला है खोज, यानी कि दूसरा। खोज के बाद में प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद में आत्मीकरण, और आत्मीकरण के बाद संगठन या व्यवस्था, और इसके बाद में फिर वाचन या अभिव्यक्तिकरण, यानी कि 2 1 4 3 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 1 4 3 5। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जो शिक्षण का बोध स्तर है उसमें और जो शिक्षण का स्मृति स्तर है उसमें कौन सा स्तर कॉमन है। तो गाइज ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्रस्तुतिकरण है ये दोनों में कॉमन है, स्मृति स्तर और बोध स्तर में। चलो, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुमूल्यन। तो गाइज यहाँ पे जो अनुमूल्यन है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित ना होकर के भावात्मक क्षेत्र से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ऑप्शन है मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर और लंबवत। तो जो अधिगम वक्र होता है ये गाइस 4 प्रकार के टोटल होते हैं, लेकिन इसमें लंबवत नहीं शामिल है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। तो यहाँ पे देखिए, जो अधिगम का वक्र होगा वो इस तरह से कभी नहीं हो सकता है, लंबवत कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। तो गाइस इस वीडियो में बस कुछ प्रश्नों के साथ में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।